सुलोचना की बहू रजनी के फुर्तीलेपन की तारीफ पूरे मोहल्ले वाले किया करते थे। वो अपने सभी कामों को इतनी फुर्ती से निपटा लेती थी कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती। जो काम लोगों को घंटों लग जाते करने में, वो काम रजनी कुछ ही मिनटों में कर लिया करती। एक दिन सुबह के समय सुलोचना की पड़ोसन कमला उसके घर आती है। सुलोचना, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और मेरी बेटी भी घर पर नहीं है। अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या तू अपनी बहू को थोड़ी देर के लिए मेरे घर भेज सकती है, ताकि वो मेहमानों की देखभाल कर दे, उनको चाय नाश्ता दे दे। कमला बहन, तुम भी कैसी बात करती हो? मेरी बहू तुम्हारी बहू भी है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम जब चाहो मेरी बहू को अपने घर बुला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सच में सुलोचना, तेरा दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई अपनी बहू को ऐसे दूसरे के घर में काम करने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन तेरी बहू की फुर्तीलेपन की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इसीलिए मैंने सोचा तेरी बहू को बुला लूं, क्योंकि जितने फुर्तीलेपन से वो घर के बाकी काम करती है, उसी फुर्तीलेपन से वो रसोई भी बनाती है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जब तक लोग काम करने की सोचते हैं, तब तक मेरी बहू सारे काम कर देती है। तभी तो मैं तेरी बहू को बुलाने के लिए आई थी। अगर मेरी बेटी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, वो बस देख लेती। अब तू ही बता, मैं अकेले क्या क्या देखूंगी? मेहमानों से बात करूंगी, उनकी खातिरदारी करूंगी। कोई बात नहीं, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आते हैं। ठीक है सुलोचना, मैं चलती हूँ अपने घर, तुम भी थोड़ी देर में अपनी बहू को भेज देना। कमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद सुलोचना रजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, साथ ही अलमारी के कपड़े बेड पर फैले हुए हैं। तभी सुलोचना रजनी से कहती है, बहू, मैं तो तुझे यहाँ ये बताने आई थी कि तुझे कमला आंटी के घर जाना है। उनके घर मेहमान आने वाले हैं और वो बेचारी अकेले ही सब संभाल नहीं पाएगी। लेकिन तूने तो यहाँ शाम तक का भी काम फैला रखा है। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? ये काम तो मेरे लिए चुटकियों का है। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, यूँ काम खत्म करके। यूँ कहने से यूँ काम नहीं हो जाता है, बल्कि काम करने से काम खत्म होता है। मुझे नहीं लगता कि तू अपना सारा काम खत्म करके कमला के घर जाकर उसकी रसोई संभाल पाएगी। माँ जी, मैंने कहा ना कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। मैं अपना काम भी खत्म कर लूंगी और कमला आंटी की मदद के लिए भी चली जाऊंगी। वो तो तेरा बिखरा हुआ कमरा देखकर ही लग रहा है कि तू कितनी मदद कर पाएगी कमला के घर। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी अपना सारा काम खत्म करके कमला के घर जाने लगती है। तभी सुलोचना रजनी को दरवाजे पर रोकती है। कहाँ जा रही है बहू? कोई जरूरत नहीं है कमला के घर जाकर मना करने के लिए कि तू नहीं आ पाएगी। मैं उससे फोन करके मना कर दूंगी, कह दूंगी तेरी तबीयत खराब है। माँ जी, जरूरत क्या है उन्हें मना करने की? मैं तो जा ही रही हूँ उनके घर उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, और जो तूने अपना पूरा कमरा फैला रखा है उसका क्या? माँ जी, मैंने वो सब सेट कर दिया है। लगता है आप भूल गई हैं कि आपकी बहू फुर्तीली बहू है, जो हर काम को झटपट कर देती है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। रजनी इतना कहकर कमला के घर जाती है, जहाँ बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी कमला रजनी के पास आती है। बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे लगा कि तू नहीं आएगी। आज मेरी इंसल्ट पक्की है। आप किस फुर्तीली बहू के होते हैं आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो सकती है? आप इन्हें बातों में लगाइए और थोड़ा सा समय दीजिए, बस फिर देखिए अपनी फुर्तीली बहू की रसोई का कमाल। बहू, जो करना है जल्दी कर ले, तू अकेले कर लेगी ना सारा काम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या मैं चलूं तेरे साथ मदद के लिए? नहीं आंटी जी, आप बैठिए सबके साथ, मैं अभी सब बना कर लाती हूँ। रजनी इतना कहकर रसोई में जाती है और कुछ टाइम में ही खाने की अनेकों चीजें बनाकर मेहमानों के सामने ले आती है। सभी उसकी रसोई में बने सभी खानों की बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही कमला का रजनी का फुर्तीलापन देखकर सर चकराने लगता है कि उसने इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लिया। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और रजनी भी अपने घर आ जाती है, तो देखती है कि उसका पति अक्षय बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो उनके पास जाती है। आज आप बहुत जल्दी आ गए, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे नहीं बाबा, परेशान नहीं हो, बस वो काम ज्यादा था ना, तो उसके चक्कर में सुबह से कुछ खा नहीं पाया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ मिल जाएगा खाने के लिए? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ खाने के लिए। बेटा, तूने कुछ खाया नहीं है सुबह से? मेरी बात मान तो कुछ बाहर जाकर खा ले, बहुत जल्दी क्या ही बना पाएगी।
माँ आप तो जानती है ना कि मुझे बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, इसलिए मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। बाहर का खाना खाना ही होता तो दोपहर में ही खा लेता। और शायद आप भूल चुकी हो कि आपकी फुर्तीली बहू है, उसकी रसोई में कुछ भी बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये सही कहा आपने अक्षय जी, आपने तो मेरी तारीफ करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। रजनी इतना कहकर रसोई में जाती है और अक्षय की पसंद का मूंग दाल का हलवा बना लाती है, जिसे देखते ही सुलोचना हैरान हो जाती है। बहू, तूने इतनी जल्दी मूंग दाल का हलवा कैसे बना लिया? तूने कब दाल भिगोई? तू तो अभी अभी मेरे सामने रसोई में गई थी और पूरे दिन कमला के घर थी। माँ जी, मैंने मूंग दाल सुबह ही भिगो दी थी, शाम के नाश्ते में मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए। लेकिन जब अक्षय जी ने कुछ अच्छा खाने को बोला तो मैंने हलवा बना दिया, क्योंकि उन्हें हलवा ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। बहू तो सिर्फ घर के काम में या रसोई के काम में फुर्तीली नहीं है, बल्कि दिमाग में भी फुर्तीली है। कितनी भी जल्दी कुछ भी सोच लेती है और कर भी देती है। मेरा तो सर ही घूम जाए। माँ सर तो घूमेगा ही ना, आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए कहता हूँ कि आप बस आराम करो, घर की सारी चिंता छोड़ दो। रजनी है ना, वो सब देख लेगी। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा ध्यान से बहू, ज्यादा फुर्तीलापन दिखाने के चक्कर में कोई नुकसान मत कर देना। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। हलवा बच गया हो तो मेरे कमरे में भिजवा देना। सुलोचना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी हलवा लेकर सुलोचना के कमरे में आती है और उसे हलवा देती है। बहू अब भूख नहीं है मुझे, मेरे लिए रात का खाना मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। जी माँ जी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुलोचना उठकर बाथरूम में जाती है तो टोटी में पानी नहीं आ रहा था। सुलोचना हॉल में जाती है तो देखती है कि अक्षय भी टॉवल में पूरे घर में घूम रहा है। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो सभी मोहल्ले वाले पानी न आने पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और सुलोचना कमला के पास जाती है। क्या हुआ कमला बहन, ये मोहल्ले में किस चीज का शोर हो रहा है? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत हो गई है क्या? हाँ सुलोचना बहन, सुनने में आया है कि 3 दिन पानी नहीं आएगा। हमारे तरफ की पानी की पाइपलाइन टूट गई है, काम चल रहा है, इसीलिए इन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए रात में पानी दिया था। कब आया कब चला गया किसी को पता भी नहीं चला। माँ अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा और खाना पीना कैसे बनेगा? बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। मोहल्ले में पानी न आने की वजह से सभी परेशान होते हैं। तभी रजनी मंदिर से घर आती है और मोहल्ले में भीड़ देखकर अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, किस बात की भीड़ लगी है सुबह सुबह? बहू जब पानी नहीं आ रहा तो तू नहाई कैसे? पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी पता है मुझे, मैं कल रात में जब सब्जियाँ लेने गई थी तभी मैंने टूटी हुई पाइपलाइन देख ली थी। तो जब रात में 1 बजे पानी आया तो मैंने छत पर रखी दोनों टंकी में पानी भर लिया था और रसोई का भी सारा काम खत्म कर लिया, खाना भी बना लिया था। तो हमें पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रजनी का फुर्तीलापन देखकर सभी मोहल्ले वाले दंग रह जाते हैं। जहां मोहल्ले वाले पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, वहीं रजनी के फुर्तीलेपन की वजह से सुलोचना के घर में पानी की कोई भी परेशानी नहीं होती। रजनी एक गरीब लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ यश एक अमीर लड़का था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, क्योंकि रजनी कॉलेज के 2nd ईयर में थी और यश फाइनल ईयर में। इत्तेफाक से दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही पड़ जाता है। जहां एक तरफ अपना एग्जाम सेंटर देखकर यश खुश था, वहीं दूसरी तरफ रजनी परेशान थी। रजनी हाथों में फोन लिए बार बार एग्जाम सेंटर की लोकेशन चेक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कनिका वहाँ आती है और कहती है, रजनी तूने अपना एग्जाम सेंटर देखा? कितनी दूर है यार, अब तू कैसे जाएगी? इतनी दूर तेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते। कॉलेज तो तू पैदल ही आती है, लेकिन इतनी दूर एग्जाम सेंटर पैदल कैसे जाएगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, पिताजी को भी छुट्टी करने के लिए नहीं बोल सकती, उनकी 1 दिन की दिहाड़ी कट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से मेरा कॉलेज पूरा हो जाए और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। एक काम क्यों नहीं करती तू, टाइम से निकल और बस से चली जा। वैसे भी लड़कियों के लिए तो बस फ्री है ना, तेरी टेंशन खत्म। नहीं यार, एग्जाम सेंटर बहुत अंदर है, वहाँ सिर्फ अपनी सवारी से ही जा सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं। अपनी सवारी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पैदल ही जाऊंगी। पैदल से अच्छा है कि जहाँ तक बस से जा रही है वहाँ तक चली जा, पूरा रास्ता पैदल जाने से तो अच्छा ही है। हाँ यार, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। चल अब घर चलती हूँ, पिताजी के आने का भी समय हो गया है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है।
रजनी इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसके पिता गोपाल काम से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि रजनी लैंप जलाकर खाना बनाते हुए हाथों में किताब लिए पढ़ रही है, जिसे देखकर गोपाल कहता है, अरे बिटिया, ये क्या कर रही है? पहले आराम से बैठकर खाना बना ले या थोड़ी पढ़ाई कर ले। एक साथ दो काम कर रही है तू। तुझे कहा है ना मैंने कि कोई भी काम शांति से करनी चाहिए। अब आधा दिमाग तेरा पढ़ाई में है और आधा खाना बनाने में। पिताजी, वो ना लैंप में मिट्टी का तेल कम है, ज्यादा देर तक रोशनी नहीं रहेगी और काम दोनों जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ाई और खाना दोनों एक साथ ही कर रही थी। 2 दिन बाद मेरे एग्जाम चालू हैं पिताजी। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था बेटा कि तेरे तो पेपर आने वाले हैं। तू ये लैंप ले जाकर आराम से चारपाई पे बैठकर पढ़ाई कर। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर खाना बना लूंगा। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बिटिया। अपने पिता की बात सुनकर रजनी लैंप और अपनी किताब लेकर वहाँ से चली जाती है और कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। एक तरफ गरीब रजनी इतनी गर्मी में बिना लाइट पंखे के एग्जाम की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ यश अपने एसी वाले कमरे में आराम से बैठा एग्जाम की तैयारी कर रहा था। समय बीतता है और दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन रजनी बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी उसके पास कनिका की कॉल आती है और वो कहती है, तेरा एग्जाम का टाइम हो रहा है, कहाँ है तू? एग्जाम सेंटर जाने के लिए निकली है या नहीं? यार निकल तो गई हूँ, लेकिन बस ही नहीं आ रही और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इतना किराया लगा सकूं। मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी। एक काम कर, तू धीरे धीरे पैदल ही निकल जा, वरना देर हो जाएगी। बात तो तू सही कह रही है, यहाँ खड़े होकर तो रास्ता कटेगा नहीं, थोड़ा आगे चलकर ही देख लूं, बस शायद मिल जाए। तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रजनी इतना कहकर फोन रख देती है और तेज धूप में हाथों में किताब लिए रोड पर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। तभी यश अपनी बड़ी सी गाड़ी उसके करीब से लेकर जाता है, जिसमें रजनी का दुपट्टा फंसकर फट जाता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता। तभी रजनी गुस्से में जमीन से पत्थर उठाकर उसकी गाड़ी पर फेंक कर मारते हुए कहती है, कौन अंधा है जिसे सड़क पर चलते लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? इन अमीरों ने तो गरीबों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें तकलीफ देने का ठेका ही दे रखा है। गाड़ी रोकता तब बताती मैं इसको। गाड़ी के घमंड में मेरा दुपट्टा ही खराब कर दिया। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे करके एग्जाम सेंटर पहुंचती है और अपना पहला एग्जाम देती है। थोड़ी देर बाद जब वो एग्जाम देकर घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर जाती है, जिसमें उसका दुपट्टा फंसकर फट गया था। यश अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला था कि तभी रजनी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, सड़क पर चल रहे हैं हम गरीब लोग, तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? तुम्हारी वजह से मेरा दुपट्टा फट गया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से भागते भी हो। देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा था कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा एग्जाम टाइम हो गया था तो मैं जल्दी में था, इसलिए गाड़ी नहीं रोकी। क्या बात है, आज पहली बार किसी अमीरजादे को एग्जाम के लिए इतना सीरियस देख रही हूँ। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अच्छा लगा कि आज किसी अमीर ने गरीब को सॉरी बोला। अरे मेरे मन में कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, मुझे इन चीजों से क्या फर्क पड़ना है। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वैसे मेरा नाम रजनी है, मैं खालसा कॉलेज से हूँ, 2nd ईयर। क्या बात कर रही हो? मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन फाइनल ईयर में। मेरा नाम यश है। बताओ, एक ही कॉलेज में होने के बाद हम यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अब मैं चलता हूँ। यश इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रजनी भी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन रजनी एक कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी, जहाँ उसके बगल वाले एग्जाम के सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी, वहीं पर नोट्स लिख रही थी। तभी यश वहाँ आता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रजनी, तुम यहाँ खिड़की पर खड़ी होकर नोट्स क्यों लिख रही हो? क्लास में जाओ ना, अगर तुम्हें नोट्स ही लिखना है तो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। इस क्लास की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि मेरी औकात से बाहर है, इसलिए मैं बाहर से ही क्लास ले रही हूँ। वैसे भी जरूरत तो क्लास लेने की है ना, फिर चाहे वो मैं इसी रूम में बैठ कर लूँ या धूप में खिड़की के पास खड़ी होकर।
लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो ऐसे कि इस रूम के बगल वाले रूम में नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। और वैसे भी ये ट्यूशन यहाँ का बेस्ट ट्यूशन सेंटर है। जानती हूँ, इसलिए आई हूँ, क्योंकि मैं यही 2 गली छोड़कर रहती हूँ। अरे तुम फोन से पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सबकी क्लासेस ऑनलाइन ही हो जाती है। मैं भी अगर ट्यूशन नहीं ले पाता ना तो ऑनलाइन ही तो पढ़ता हूँ। तुम अमीर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते। जितने का एंड्रॉइड फोन आएगा उतने में तो हमारे पता नहीं कितने काम निपट जाएंगे। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यश अमीर वर्सेस गरीब के एग्जाम के बारे में सोचता हुआ अपने आप से कहता है, कितना फर्क है गरीब और अमीर के एग्जाम में। अरे हमारे पास तो एग्जाम पास करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है, लेकिन गरीब लोगों के पास, उनके पास कुछ भी नहीं। फिर भी पढ़ाई में वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। रियली एग्जाम तो ये लोग देते हैं लाइफ की हर चीज में। यश इतना कहकर अपनी क्लास में चला जाता है। समय बीतता है। समय के साथ जैसे तैसे करके दोनों के सभी एग्जाम सफलतापूर्वक होते हैं। समय के बाद रिजल्ट आने पर दोनों को पता चलता है कि दोनों पास हो गए, जिसके बाद यश अपने 3rd ईयर की सारी बुक्स और एक एंड्रॉइड फोन लेकर रजनी के घर जाता है और उसे देते हुए कहता है, सुनो, ये 3rd ईयर की बुक्स और कुछ नोट्स है जो कि तुम्हें फाइनल ईयर के एग्जाम में मदद करेगी। और ये पकड़ो, ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें मैंने सारी ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अगर तुम ट्यूशन ना जा पाओ तो इस फोन में से पढ़ लेना, आजकल यही सब कुछ है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यार शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। दोस्त समझकर ये सारी चीजें ले लो मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। यश की बात सुनकर रजनी उसकी दी हुई चीजें लेने से मना नहीं कर पाती और उसके हाथों से सारा सामान ले लेती है, जिसके बाद यश वहाँ से चला जाता है और पहली बार किसी अमीर की वजह से किसी गरीब का भला होता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या यश ने जो किया वो सही किया? क्या सच में रजनी को उसकी दी हुई किताबें लेनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए।